Hello everyone, welcome back to our channel Pharmaspirant. Today we are going to start a new chapter which name is anti-hyperlipidemic drug. Anti-hyperlipidemic drug. ये जो चैप्टर है वो आपका PCI 5th सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का है जी, है ना। तो 5th सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन CBS यूनिट 1 पे अभी हैं और ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी एंजाइना ड्रग, एंटी अरिथमिक ड्रग्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ड्रग मीन्स मेडिसिन विच आर यूज टू क्योर एनी डिसऑर्डर और डिजीज। हमें मालूम है कि ड्रग्स क्या है, वो मेडिसिन है, वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी डिसऑर्डर या डिजीज को क्या करते हैं, क्योर करते हैं। एक और वर्ड है हाइपरलिपिडेमिक। क्या है? हाइपरलिपिडेमिक। हाइपर मीन्स क्या होता है, ज्यादा। यहां पर देखिए हाइपरलिपिडेमिक जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइपरलिपिडेमिक। हाइपर का मीनिंग यहां पर क्या है बच्चों? तो हाइपर का मीनिंग यहां पर है मैक्सिमम, यानी कि इंक्रीज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज है। शॉर्ट में मैंने कंसंट्रेशन लिखा है ना। और लिपिडेमिक का मतलब क्या है, लिपिड। लिपिड इट मींस hyperlipidemic is a conditions where lipid concentration is increased than normal level, है ना। यहां पर लिपिड का कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल लेवल से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरलिपिडेमिक कंडीशंस, और हाइपरलिपिडेमिया भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इट कैन बी ऑल्सो नोन एज हाइपरलिपिडेमिया। तो अब यहां पर न्यू वर्ड क्या है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, यानी वैसे ड्रग जो लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा अगर हो गई और उसके कारण अगर कोई डिसऑर्डर हमें हो गई है तो उस डिसऑर्डर को क्योर करे, उसे हम क्या कहेंगे, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। यानी कि हाइपरलिपिडेमिक कंसंट्रेशन समझ में आ गया, हाइपरलिपिडेमिक जो कंडीशंस है ये क्लियर हो गया। तो ये जो ड्रग हैं एक्चुअली क्या है, तो एंटी हाइपरलिपिड ड्रग का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, ड्रग विच लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड। क्या करेगा, लोअर द लेवल ऑफ लिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स इन ड्रग। तो द ड्रग लोअर द लिपिड कंसंट्रेशन in blood is known as anti-hyperlipidemic drug. Anti-hyperlipidemic drugs or hypolipidemic drug. Hypolipidemic drug. तो those drug which lower the lipid concentration in blood or those drug which lower the cholesterol and lipoproteins concentration in the blood is known as anti-hyperlipidemic drug, or anti-hyperlipidemic drug can be also known as hypolipidemic drug. Hypolipidemic drug का मीनिंग यहाँ पर क्या है बच्चों? तो hyperlipidemic drug का मीनिंग है कि those drug which reduce the level of कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स एंड लिपिड इन ब्लड, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम और लिपिड का मतलब लिपिड। तो लिपिड का कंसंट्रेशन जो कम करे उसे हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी कहेंगे और या तो इसको हम हाइपोलिपिडेमिक भी कहेंगे। तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक जो टर्म्स है वो इक्वल है, सेम है किससे, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी आज हम वो ड्रग पढ़ने जा रहे हैं
जो कि लिपिड के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिपिड के लेवल को ब्लड के अंदर कम करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट चीज आता है कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग या हाइपोलिपिडेमिक ड्रग का यूज कहां पर है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि अगर लिपिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में कौन से डिसऑर्डर होते हैं, है ना। तो ध्यान कीजिए, थोड़ा सा पिछले क्लासेस को रिवाइज कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। वहां पर मैंने बताया था कि सपोज दैट दिस वन इज अ ब्लड वेसल्स, दिस वन इज अ ब्लड वेसल्स, है ना। ये क्या है, अपना ब्लड वेसल्स है। सपोज दैट दिस वन इज अ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स की सपोज दैट डायमीटर कितनी है, ये अपन डायमीटर एक्चुअल नहीं लिख रहे, सपोज दैट इनकी डायमीटर है 1 mm। कितना डायमीटर है, 1 mm। और इस 1 mm से लगभग 5 लीटर ब्लड जो है पर मिनट क्या हो रहा है बच्चों, तो पर मिनट सप्लाई कर रहा है 1 mm से। अब हुआ क्या कि किन्हीं कारणों से यहां पर क्या हो गया, तो लिपिड का डिपोजिशन हो गया। यानी कि यहां पर क्या हो गया, तो इस ब्लड वेसल्स में देखिए मैं क्या कर रहा हूं, लिपिड का डिपोजिशन कर रहा हूं। यहां पर क्या हो गया, लिपिड का डिपोजिशन, ठीक है। यानी लिपिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, और लिपिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो लिपिड क्या होगा, डिपोजिट करेगा कहां पर, ब्लड वेसल्स पे। और ब्लड वेसल्स में भी बेसिकली किसको टारगेट करता है, आर्टरीज को। किसको करता है, आर्टरीज को, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, ये सारी चीजें कैरी कौन करता है, आर्टरीज ही कैरी करता है ब्लड बॉडी के अंदर, ह्यूमंस बॉडी के अंदर। तो इस ब्लड वेसल्स में क्या हो गया बच्चों, तो इस ब्लड वेसल्स में देखिए लिपिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण क्या हो गया है, डिपोजिशन हो गया। इज दिस क्लियर। यानी कि ये अपना क्या है जी, तो दिस वन इज अ लिपिड, ये अपना क्या है, लिपिड है, ठीक है। और कंडीशन क्या आ गया, तो लिपिड का कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड जो है वो इंक्रीज हो गया। और अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है लिपिड का तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशंस को हाइपरलिपिडेमिया। यानी यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर हो गया है हाइपरलिपिडेमिया, लिपिडेमिया। और हाइपरलिपिडेमिया का मीनिंग क्लियर हो गया कि लिपिड का कंसंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, यहां पर इंक्रीज हो गया। उस केस में क्या होगा कि लिपिड का क्या हो गया है, डिपोजिशन। तो एक्चुअली ये क्या है, तो दिस वन इज अ लिपिड डिपोजिशन। ये क्या है, लिपिड का यहां पर क्या हुआ है, डिपोजिशन हुआ है। लिपिड डिपोजिशन ऑन आर्टरी बॉल या आर्टीरियल बॉल। आर्टीरियल बॉल में लिपिड का क्या हो गया है, डिपोजिशन हो गया है। और ये डिपोजिशन होने के कारण यहां पर आप क्या नोटिस करोगे कि इस ब्लड वेसल्स की डायमीटर जो है वो कम हो गई। अब डायमीटर जो है अब रिड्यूस होकर के कितना रह गया, 0.8 mm। यानी कि लिपिड का डिपोजिशन होने के कारण डायमीटर कम हो गया, ब्लड वेसल्स क्या हो गया, नैरो हो गया। और अगर डायमीटर कम होगा तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होगा, तो एक डिसऑर्डर होगा। और उस डिसऑर्डर का नाम क्या है जी, तो यहां पर आर्टेरियल बॉल में लिपिड डिपोजिशन के कारण यहां पर क्या होंगे, तो ड्यू टू दैट डिसऑर्डर यहां पर होगा क्या, कौन सा डिसऑर्डर होगा बच्चों यहां पर, तो यहां पर एक डिसऑर्डर होगा जिसका नाम है आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो याद कीजिए एंटी हाइपरटेंसिव का कॉन्सेप्ट। एंटी हाइपरटेंसिव मैंने आर्थरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एक आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस मींस डिपोजिशंस ऑफ लिपिड ऑन आर्टरीज वॉल एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मींस क्या होता है बेटा, तो रिड्यूस द इलास्टिसिटी ड्यू टू कैल्शियम। तो इलास्टिसिटी अगर रिड्यूस होती है तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस।
और अगर लिपिड का डिपोजिशन होने के कारण ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस। और आर्थरोस्क्लेरोसिस ऑलवेज लीड हाइपरटेंशन, क्या लीड करेगा, हाइपरटेंशन। अगर ये क्रोनिक लेवल पे हो जाए तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर होने के भी चांसेस हैं, यानी कि हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हैं। इसके अलावा इस्चेमिया यानी कि कार्डियक इस्चेमिया होने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए अगर डायमीटर कम हुई है तो अब ये 5 लीटर ब्लड ना सप्लाई करके अब कितना ब्लड सप्लाई करेगा, तो अब यहां से लगभग 4.5 लीटर ही ब्लड जाएगा पर मिनट, है ना। तो देखिए ब्लड कम जाएगा तो न्यूट्रिएंट कम जाएंगे, न्यूट्रिएंट के साथ साथ ऑक्सीजन कम जाएंगे, क्योंकि यही ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कम जाएंगे तो हार्ट के को एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट यानी कि कार्डियक अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं, इस्चेमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, और साथ ही साथ में प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स नैरो हो गया है तो उस कारण से एक प्रेशर के साथ वहां से ब्लड क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये आगे जाकर के क्या करेगा, तो ये कंडीशंस आगे जाकर के लीड करेगा हाइपरटेंशन को, हाइपरटेंशन को। किसको लीड करेगा, हाइपरटेंशन। तो यहां पर जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, यानी दोज ड्रग विच रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जो होगा वो एक्चुअली ट्रीटमेंट किसका करेगा, तो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअली ये क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहां पर हमें याद रखना है कि ये जो अपन ड्रग यूज कर रहे हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, कौन सा ड्रग है जी, तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। और इसी ड्रग को हम और क्या कहते हैं, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। हाइपोलिपिडेमिक, हाइपोलिपिडेमिक भी सेम ही है, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग भी क्या है, सेम है। ये दोनों ड्रग मतलब सेम ही ड्रग हैं, क्या करेंगे तो यूज होंगे, कहां पर यूज होंगे, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो ऑल एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग और हाइपोलिपिडेमिक ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस। इज दिस क्लियर। तो ये ड्रग का यूज कहां पर है, किस डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए, किस डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए हम इस ड्रग को यूज कर रहे हैं, समझ में आ गया। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है, डिपोजिशंस ऑफ लिपिड और लिपोप्रोटीन्स इन ब्लड वेसल्स, ऑन ब्लड वेसल्स वॉल। इज दिस क्लियर। चलिए तो ये तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का यूज क्या है, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग क्या है, या तो ये आर्थरोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर क्या है। इज दिस क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद मैं इसके कॉन्सेप्ट पर लेकर के आऊंगा कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस से क्योर करते हैं। देखो बॉडी, अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, यानी हमें आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं हुई है, तो कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा जो बॉडी में आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं करने देता होगा। बहुत अच्छे से समझना, पैथोलॉजी पे अभी मैं लेकर के आया हूं, फार्माकोलॉजी पे अभी मैं लेकर के आऊंगा अगली क्लास में, और जब तक हमें पैथोलॉजी समझ में नहीं आएगा, इनकी फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक हमें फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा बहुत ही बारीकी से चीजों को आपको बताता हूं कि आपको फिर इसके बाद कोई भी राइटर्स की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल इस क्लास को आप अटेंड कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से इस पे कमांड हो जाएगा इस चैप्टर पे। तो मैंने क्या बताया कि अगर हमें आर्थरोस्क्लेरोसिस, यानी गौतम सर को आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं है, तो कोई तो कारण होगा ना, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी नॉर्मल प्रोसेस होती होगी जो उस लिपिड को रिमूव करती होगी ब्लड वेसल से। ऐसा तो नहीं है कि गौतम सर के पास ब्लड वेसल्स नहीं होगा, मेरे पास भी ये ब्लड वेसल्स हैं, हमारे पास भी ये ब्लड वेसल्स हैं, और हमारे पास भी लिपिड होगा, हम भी खाने में लिपिड यूज करते हैं, फैटी सब्सटेंस यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मैकेनिज्म्स होगी जो उस लिपिड को उस बॉल पे एग्रीगेट होने ही नहीं देगी, उस बॉल पे डिपोजिशन होने ही नहीं देती होगी।
और वो अगर डिपोजिशन नहीं होने देगी तो हमें आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा ही नहीं। अगर हम लिपिड खा रहे हैं और वो लिपिड अगर ब्लड वेसल्स में स्टोर ना होकर के या ब्लड वेसल्स के वॉल पे डिपोजिशन ना होकर के कहीं और बॉडी के पास चली गई जहां पर उसको स्टोरेज किया जाता है या तो उसको कंज्यूम किया जाता है, तो हमें क्या ये आर्थरोस्क्लेरोसिस होगी? कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हमारी बॉडी में वो कौन सी मैकेनिज्म है जो हमें इस डिसऑर्डर से क्या करती है? प्रिवेंट करती है, यानी हमें ये डिसऑर्डर नहीं होने देती है। और उसके बाद हम आने वाले कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि अगर अब हो गई है तो क्या इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। यानी कि बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ फार्माकोलॉजिस्ट और बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट, हमें अब उसके बाद क्या करना होगा? समझना होगा कि इसके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो एक डिसऑर्डर है जी। क्या है डिसऑर्डर? तो हमने क्या देखे कि ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स पे लिपिड का डिपोजिशन हो गए हैं और लिपिड के डिपोजिशन से हमें क्या हो गया है? तो एक डिसऑर्डर हो गया है और उस डिसऑर्डर को हम क्या कह रहे थे? आर्थरोस्क्लेरोसिस। चलिए, तो यहां पर एक डिसऑर्डर हो गया, जिस डिसऑर्डर को हम क्या नाम दे दिए? तो यहां पर हो गया हमें आर्थरोस्क्लेरोसिस। लेकिन नॉर्मल बॉडी में क्या होती है ये सुनना। तो नॉर्मल बॉडी में, यानी जिनको आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं हुई है उसकी बात हो रही है, यानी कि नॉर्मल ह्यूमंस बीइंग में, ह्यूमन बॉडी में क्या चलती है? एक मैकेनिज्म चलती है। क्या चलती है बच्चों? तो एक मैकेनिज्म चलती है। और वो मैकेनिज्म क्या है? तो वो मैकेनिज्म क्या है कि हमारी बॉडी में एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? तो हमारी बॉडी में बनते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या बनता है बच्चों? तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ध्यान रखना। तो हमारी बॉडी में क्या बना? तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होती है और मैकेनिज्म में क्या है? तो हमारी बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रेजेंट है। ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल को अवे करता है फ्रॉम आर्टीरियल वॉल। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, या यहां पे मैं लिखता हूं responsible for away the कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड है ना, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आर्टेरियल वॉल, अवे द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आर्टेरियल वॉल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू से भी होता है, आर्टेरियल वॉल से भी होता है। एंड कैन बी रिगार्डेड एज, तो अवे द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आर्टेरियल वॉल एंड फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू ऑल्सो, पेरिफेरल टिश्यू से भी है ना, तो पेरिफेरल टिश्यू एंड कैन बी regarded as protective against arthrosclerosis, protective against arthrosclerosis। अब समझना हमारी बॉडी में क्या बनती है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कैसे बनती है मैं आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, जो लिपिड है, इस लिपिड को अवे करता है, यानी कि दूर करता है। किससे भाई? तो आर्टीरियल वॉल से या तो अदर पेरिफेरल टिश्यू से। अब अगर यहां पर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है? तो इस कोलेस्ट्रॉल को, ये क्या है जी? ये एक्चुअली में ये कोलेस्ट्रॉल है, ये एक्चुअली में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। और इस कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? तो इस कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है? अवे करता है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल यहां से दूर चला जाएगा किसी दूसरे ऑर्गन टिश्यूज में, या तो जहां पर उसको कंजम्पशन किया जाए, जहां पर उसको नष्ट किया जाए, वहां चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो डिपोजिशन वहां पर होगा क्या? नहीं होगा। यानी जो डिपोजिशन लिपिड का हो भी रहा होगा वो भी वहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। जिस कारण से हमें आर्थरोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर देखने को
नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बोला कि नॉर्मल अगर किसी ह्यूमन बीइंग को आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं हुई है, इट मींस उसके अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली एक रिदम वे में हो रही है। दैट्स वाई जो भी लिपिड हमारे ब्लड वेसल्स में या जो भी कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज के वॉल पे डिपॉजिट होना चाहते होंगे, वो उसको क्या कर देता होगा, दूर कर देता होगा। कैसे दूर करता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। अभी फिलहाल मैं केवल बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आज वाली क्लास में। आने वाली क्लास में इसको कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहेंगे, है ना, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा कि कैसे दूर करेगा, कैसे बनता, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए क्या है, प्रोटेक्टिव है। एक्चुअली हाई डेंसिटी को क्या कंसीडर किया जाता है, प्रोटेक्टिव। अब यहां पर एक पॉइंट और याद रखना है जी, नोट में करके याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 2 इज प्रोटेक्टिव, 2 इज प्रोटेक्टिव, है ना, हाई डेंसिटी 2 इज प्रोटेक्टिव, नोट हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 3 इन या अगेंस्ट आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है, एक डिसऑर्डर है जो लिपिड के डिपोजिशन के कारण होती है। तो क्या कह रहा है कि HDL2 प्रोटेक्टिव है इस डिसऑर्डर के अगेंस्ट, यानी आर्थरोस्क्लेरोसिस अगर होती है तो आर्थरोस्क्लेरोसिस यानी लिपिड का डिपोजिशन होता है, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 2 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि लिपोप्रोटीन 3। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 2 हमारे लिए प्रोटेक्टिव है किस केस में, आर्थरोस्क्लेरोसिस के केस में। किस केस में, लिपिड के डिपोजिशंस को रिमूव करने के केस में, उसको अवे करने के केस में HDL3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, और ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि HDL2 हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब हम लोग आते हैं लिपिड ट्रांसपोर्ट, यानी कि अब लिपिड का फिजियोलॉजी। एक हमने पैथोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि कौन सा डिसऑर्डर होगा, डिसऑर्डर कैसे होगा। तो अब हम लोग फिजियोलॉजी कि ये कैसे लिपिड का डिपोजिशन होता है, कौन कौन से लिपिड हमारी बॉडी में बनते हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे उनका कंजम्पशन होता है, यानी कि उनको यूज कैसे किया जाता है। ये सारी मैकेनिज्म जब हम देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रीटमेंट इसका हम कैसे करें। यानी फिजियोलॉजी, मैं हमेशा बताता हूं कि फार्माकोलॉजी पढ़ने के पहले हमें फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पे बहुत अच्छे से कमांड बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी हमारी बॉडी में लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिक पाथवे जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फार्माकोग्नोसी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसमें अपना मेटाबॉलिक पाथवेज मैंने पढ़ाया था। तो मेटाबॉलिक पाथवे मैंने मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से बताया है, वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं, और आप ही के सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर का ही है। लिपिड मेटाबॉलिज्म्स की अगर बात की जाए तो लिपिड मेटाबॉलिज्म्स कैसे होते हैं, इस प्रोसेस को अब हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो लिपिड जो है हमारी बॉडी में लिपोप्रोटीन के नाम से, यानी लिपोप्रोटीन के फॉर्म में क्या किया जाता है, हमारे लिपोप्रोटीन्स के फॉर्म में ये बॉडी में कैरी किए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि लिपिड आर कैरीड, मैं लिखते जा रहा हूं, है ना, लिपिड आर कैरीड इन प्लाज्मा इन फॉर्म ऑफ, कैरीड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा कहां पर है, ब्लड में, प्लाज्मा इन फॉर्म ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन एसोसिएटेड several apoproteins, associated several apolipoprotein। तो क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट कि लिपिड आर कैरिड इन प्लाज्मा, यानी ब्लड में लिपिड को कैरिड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन एसोसिएटेड सेवरल अपोलिपोप्रोटीन। किसके फॉर्म में, सेवरल एपोलिपोप्रोटीन, यानी एपोलिपोप्रोटीन्स के फॉर्म में इसको
कैरीड किया जाता है। और एपोलिपोप्रोटीन्स क्या है एक्चुअली, तो ये यहां पर इनमें क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, अब इसमें करना क्या है कि द कोर ऑफ लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपोप्रोटीन्स, एपोलिपोप्रोटीन्स की या तो लिपोप्रोटीन्स की हम स्ट्रक्चर की बात अगर करें, यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, द कोर ऑफ लिपोप्रोटीन्स, द कोर ऑफ लिपोप्रोटीन्स कंसिस्ट ट्राइग्लिसराइड, है ना, कंसिस्ट ट्राइग्लिसराइड, कंसिस्ट ट्राइग्लिसराइड, एक मिनट इसको मैं, यस, कंसिस्ट ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, और कोलेस्टेरॉल ईस्टर्स while outer polar layer is, देखो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, थ्योरी भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, एक मिनट, सपोज डैट ये अपना मैं लिपोप्रोटीन बना रहा हूं, तो लिपोप्रोटीन का जो सेंटर वाला पोर्शन है, यानी इनर वाला जो पोर्शन है, ये एक्चुअली नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पोलर। और नॉन पोलर का मीनिंग आपको मालूम है कि ये क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक किसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक। क्या कहा जाता है बेटा, हाइड्रोफोबिक। और इस नॉन पोलर में क्या प्रेजेंट है, तो ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है, टीजी, और साथ में क्या प्रेजेंट है, कोलेस्टेरॉल ईस्टर्स। ये याद रखना है, ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। ये जो आउटर पार्ट है ना जी, ये जो आउटर पार्ट है ये होते हैं पोलर, और पोलर मींस हाइड्रोफिलिक। और इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड। ये क्या है, पीएल मतलब फॉस्फोलिपिड, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं आउटर में। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एपोप्रोटीन्स, या तो एपोलिपोप्रोटीन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे और क्या प्रेजेंट है, तो अपोलिपोप्रोटीन, और क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड। एपोलिपोप्रोटीन के अलावा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। तो देखिए ये आपका नॉर्मल मैंने क्या बताया, लिपोप्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। किसका, लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर। लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या है, तो याद रखना है कि सेंटर वाले पोर्शन में क्या है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है जिसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल आता है। और आउटर जो अपना पोलर है उसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड। यहां पर ये फॉस्फोलिपिड है, ये एपोलिपोप्रोटीन है, और ये कोलेस्ट्रॉल है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, तो लिपोप्रोटीन्स का। आगे समझ में, तो ये क्वेश्चंस आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं या तो आउटर साइड क्या प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये लिपोप्रोटीन्स जो हैं, ये जितने भी लिपोप्रोटीन्स हैं, ऑल लिपोप्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू, यहां पर मैं आपको बता दूं, ऑल लिपोप्रोटीन्स divided into 6 category, divided into 6 class according to their particle size and density, their particle size and density। पार्टिकल साइज और डेंसिटी के बेस पर ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं, ये लिपोप्रोटीन्स टोटल कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किए गए हैं, 6 कैटेगरी में। अब उन 6 और किसके बेस पर है, पार्टिकल साइज और डेंसिटी के बेस पर। अब उन 6 टाइप को हम लोग क्या कर लेते हैं, आज वाली क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। फर्स्ट में आपको लिखना है नेम, नेम के बाद क्या होगा सोर्स, किसका सोर्स क्या है। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अपना क्या आता है फंक्शन, फंक्शन ये सब हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका नेम ऐसे क्यों हुआ, इनका सोर्स ये क्यों है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आज वाली क्लास में इनके नाम वगैरह याद कर लेते हैं। तो फर्स्ट टोटल कितने हैं 6 हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है अपना काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन का सोर्स क्या है डाइट, जो हम भोजन खाते हैं ना वो इनका सोर्स है, वहीं से ये मिलते हैं, डाइट है। और फंक्शन क्या है, तो ये डाइटरी ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट डाइटरी, डाइटरी मतलब जो डाइट में प्रेजेंट है, डाइटरी ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए पहला जो है जो हमें डाइट में मिलता है, भोजन में हमें जो मिलता है वो कौन सा है जी, डाइट जो हम लेते हैं उसमें हमें क्या मिलता है काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन क्या करता है ट्राइग्लिसराइड को, जो डाइट के अंदर ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है उनको क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। सेकेंड है ये काइलोमाइक्रोन आगे जाकर के काइलोमाइक्रोन रैमिनेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं काइलोमाइक्रोन रैमिनेंट। रैमिनेंट मतलब होता है रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि शेष बचा हुआ भाग, रैमिनेंट बनाएंगे। रैमिनेंट का सोर्स क्या होगा, तो आपको भी मालूम है इनका सोर्स होगा काइलोमाइक्रोन, क्योंकि काइलोमाइक्रोन से ही ये बनते हैं। और अपन यहां पर डाइट भी लिख सकते हैं, ये इनका क्या है सोर्स है। और फंक्शन क्या है, तो सेम फंक्शन है जो अपना काइलोमाइक्रोन का फंक्शन है कि जो डाइटरी ट्राइग्लिसराइड है उनको ट्रांसपोर्ट करना, सेम मैकेनिज्म काइलोमाइक्रोन रैमिनेंट का भी होता है। अच्छा ये सब मैं बताऊंगा आने वाली क्लास में, बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आप बिल्कुल इमेजिन करोगे चीजों को, कैसे ये चीजें बन रही है, कैसे ये जा रही है, कि कौन ले करके जा रहा है, कौन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है, सब मैं बताऊंगा। और वहीं पे ट्रीटमेंट अप्रोच और क्लासिफिकेशन आ जाएगा, यानी जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना ड्रग का, तो क्यों पढ़ते हैं वो वहीं पे आ जाएगा। तो अगली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आपको आज वाली क्लास में कंप्लीट करना है। थर्ड कॉन्सेप्ट है जी, थर्ड यहां पर जो है लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL। VLDL का मतलब होता है बच्चों वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का सोर्स क्या होगा, तो ये हमारी बॉडी के लीवर में मिलते हैं, लीवर से हमारी बॉडी में लीवर, मैं बताऊंगा कैसे लीवर इसको सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर मेवालोनिक एसिड पाथवेज का भी रोल आएगा, ठीक है, वहां पर हम देखेंगे मेवालोनिक एसिड पाथवे फैटी एसिड वगैरह बनाता है ना, फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ रहे होंगे, तो उसका भी यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, मैं उसको अगली क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी तो फिलहाल याद करो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनका सोर्स क्या है लीवर। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का सोर्स क्या है, तो क्या होगा लीवर होगा। और इनका फंक्शन क्या है, तो एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। एंडोजीनियस का मतलब क्या हुआ, एंडोजीनियस का मतलब हुआ जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड हुई। ये VLDL कहां पर बनी है, लीवर में, तो लीवर हमारी बॉडी का है ना, तो ये एंडोजीनियस होगा। तो एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड को क्या करेगा ट्रांसपोर्ट, TG का मतलब ट्राइग्लिसराइड है ना, इसको क्या करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा। इज दिस क्लियर। तो ये हो गया वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट है यानी कि फोर्थ टाइप जो है वो है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सेकेंड अब नेक्स्ट आ रहे हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन का सोर्स क्या होगा, VLDL। ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से बनेंगे इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और फंक्शन क्या होगा, तो ट्रांसपोर्ट करेंगे कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर एंड ट्राइग्लिसराइड टू लीवर। एंड ये क्या है सोर्स ऑफ लो डेंसिटी, तो यहां पर क्या है ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, CHE में ऑलरेडी यहाँ पे बताया था आपको कि CHE का मतलब क्या है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, यहाँ पे मैंने लिखा है ना। तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और क्या करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर एंड ट्राइग्लिसराइड टू लीवर, ये उसको क्या करेगा लीवर को ट्रांसपोर्ट करेगा। और इसके अलावा क्या करता है, एंड इट इज अ सोर्स ऑफ
सोर्स ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का ये सोर्स भी है। और बाकी कोलेस्ट्रॉल, एस्टर और ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट अपना लिपोप्रोटीन कौन सा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सोर्स इसका क्या हो जाएगा, होगा जी, तो आपको भी मालूम है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका सोर्स हो जाएगा। और इसका फंक्शन क्या है, तो ट्रांसपोर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू एंड लीवर। तो ये क्या करेगा जी, तो ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल है ना, यानी कि CH, चलो कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू एंड लीवर। टिश्यू एंड लीवर में क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है जी एंड लास्ट है जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का अब जो है लो डेंसिटी नहीं है इसका सोर्स, इसका सोर्स होता है अपना टिश्यू सेल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी के टिश्यू सेल मेम्ब्रेन में इनकी क्या होती है, सिंथेसिस होती है, टिश्यू सेल मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन क्या है, तो रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू। ये क्या करेगा, रिमूव कोलेस्ट्रॉल या रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज, चाहे वो ब्लड वेसल्स ही क्यों ना हो, ब्लड वेसल्स भी एक टिश्यू है। तो देखिए टोटल 6 टाइप के क्या हैं अपने पास, ये लिपोप्रोटीन है। फर्स्ट अपना क्या था, काइलोमाइक्रोन, डाइट इसका सोर्स है, डाइटरी ट्रांसपोर्ट करता है डाइटरी ट्राइग्लिसराइड को। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट उससे बनेगा, काइलोमाइक्रोन से, और सेम फंक्शन रहेगा इसका। फिर बनेगा VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लीवर से बनेगा, एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। VLDL से बनेगा इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को लीवर। फिर बनेगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका सोर्स होगा और ट्रांसपोर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल को लीवर और अदर टिश्यू। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन कहां पर होगा, टिश्यू सेल मेम्ब्रेन में, और ये क्या करेगा, रिमूव करेगा कोलेस्ट्रॉल को, कहां से, टिश्यू से। तो ये टोटल 6 टाइप, इनके सोर्स और इनके फंक्शन आपको याद रखने हैं। किनके, तो ये कोलेस्ट्रॉल के हो गए, अपना कोलेस्ट्रॉल के क्या हो गए, टाइप हो गए। तो कोलेस्ट्रॉल में काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनके सोर्स और इनके फंक्शंस को हमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये तो हो गया अपना, क्या देख रहे थे, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म देख रहे थे, है ना, लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वास्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं भाई, तो लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्कस करते हैं। अब क्या डिस्कस करते हैं जी, लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आज मैं बता देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, मैं इसका मीनिंग बताता हूं, पहले तो ये कुछ टर्म्स है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आर डायरेक्टली absorbed from proximal small intestine। तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल मतलब काइलोमाइक्रोन, है ना, काइलोमाइक्रोन ही हमारा डायरेक्टली है। यहां पर मैंने आपको बताया ना कि डाइट में क्या प्रेजेंट है, काइलोमाइक्रोन प्रेजेंट है ना। तो डायरेक्टली अब्जॉर्ब होते हैं कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इज दिस क्लियर। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, समझना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइटरी ट्राइग्लिसराइड, अब डाइटरी ट्राइग्लिसराइड की बात हो रही है, ये हो रही थी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की बात, अब डाइटरी ट्राइग्लिसराइड की बात हो रही है। तो डाइटरी ट्राइग्लिसराइड आर not directly absorbed। तो क्या होता है, तो they are hydrolyzed to fatty acid and glycerol by
lipase enzyme, by lipase enzyme, lipase enzyme. These थोड़ा सा थियोरेटिकल अप्रोच है ना. These fatty acid and glycerol are absorbed inside the enterocyte, and long chain fatty acid are once again incorporated into triglyceride in enterocyte. कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको भी ये पूरा लिखना है ना. कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर पैक्ड into काइलोमाइक्रोन, ये सी है जी, है ना. काइलोमाइक्रोन and then reaches in systemic circulation. अब देखिए बहुत लंबा सा एक पैसेज टाइप का हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब सुनना अच्छे से. मैंने क्या बताया अभी, लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है. कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से. लेकिन डाइटरी ट्राइग्लिसराइड है जो अब्जॉर्ब नहीं होता है. ट्राइग्लिसराइड मतलब एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होना, फैटी एसिड का लॉन्ग चेन, उसी को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं. तो सुनना क्या होता है, डाइटरी ट्राइग्लिसराइड आर नॉट डायरेक्टली अब्जॉर्ब. तो अब क्या होता है, दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. यानी ट्राइग्लिसराइड जो है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, सुनना, हमारी बॉडी के अंदर ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होगा लाइपेज एंजाइम के हेल्प से. क्या चीज में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. दीज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन होने के कारण मिला है, और एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द इंटेरोसाइट. इंटेरोसाइट का मतलब हुआ इंटेस्टाइन वाला रीजन. absorbed inside the enterocyte and long chain fatty acid are once again incorporated. ये absorb होते हैं और फिर से long chain fatty acid का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. long chain fatty acid का क्या से होता है, फिर से क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है. आ गया समझ में. तो फैक्ट कहाँ पर थे, हाँ, incorporated into in enterocyte cholesterol and triglyceride are packed into chylomicron. इंटेरोसाइट में ये क्या बनाते हैं, काइलोमाइक्रोन, एंड देन रीचेस इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो फिर से सुना, मैंने क्या बताया कि डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड को हम अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड को पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं लाइपेज एंजाइम के थ्रू, और वो लाइपेज एंजाइम जो है इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल आगे जाकर के क्या करता है, अब्जॉर्ब होता है, और अब्जॉर्ब होने के बाद काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन करता है, और वो काइलोमाइक्रोन को हम क्या कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो ये था लिपोप्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड. चलो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. लास्ट कॉन्सेप्ट है इस क्लास का. क्या है, तो जैसे सपोज दैट दिस वन इज अ ब्लड वेसल्स. ये क्या है जी, अपना ब्लड वेसल्स है, ठीक है. और ब्लड वेसल्स में आप सुनना, ये क्या है अपना, ये दिस वन इज अ ब्लड वेसल्स. अब ब्लड अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर ब्लड में आ जाए तो हम देख रहे हैं कैसे अब्जॉर्ब होता है. तो सपोज डैट कि बाइल एसिड जो है उसने क्या किया, हमारी बॉडी में जो बाइल एसिड है
बाइल एसिड यानी बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली बाइल जूस क्या करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है। बाइल जूस जो है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है, जो अपना गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है और लीवर जो है उसको क्या करता है, सिक्रीट करता है। आपको मालूम होगा कि लिपिड के ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होते हैं, लाइपेज एंजाइम और दूसरा जो है अपना बाइल जूस, ये दो ही ऐसे हैं जो हमारे लिपिड का मेटाबॉलिज्म करते हैं, है ना। सेलेब्री एमाइलेज और पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि स्टार्च का ब्रेक डाउन करते हैं। हम जो फूड में हम यूज करते हैं, फूड में हमें क्या मिलता है, तो फूड में आपको भी मालूम है कि जो हम फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास क्या है, सेलेब्री अमाइलेज और पैनक्रिएटिक अमाइलेज। प्रोटीन्स के लिए हमारे पास क्या है, तो प्रोटीन्स के लिए होता है पैनक्रिएटिन जूस जो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है ना, और पेप्सिन एंजाइम और अपना एक हो गया अपना पैनक्रिएटिन, और लाइपेज एंजाइम और बाइल जूस ये लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। तो यही बाइल एसिड जो है इसको अब्जॉर्ब किया, किसको अब्जॉर्ब किया, तो अब्जॉर्ब किया है काइलोमाइक्रोन को, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आ गया बच्चों, तो ब्लड वेसल्स के अंदर काइलोमाइक्रोन आ गया। और काइलोमाइक्रोन में अंदर क्या प्रेजेंट है, तो आपको भी मालूम है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन यहां पर कम होगा और ट्राइग्लिसराइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ट्राइग्लिसराइड, काइलोमाइक्रोन, ये अपना क्या है, काइलोमाइक्रोन, याद रखेंगे ये काइलोमाइक्रोन का एब्जॉर्प्शन हुआ जिसमें कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कम है, ट्राइग्लिसराइड का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब क्या होता है सुनना, अब यहां पर हाइड्रोलाइज्ड होगा, ये क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा। और हाइड्रोलाइज्ड किससे होगा, तो लाइपेज एंजाइम, यहां पर कौन सा एंजाइम है, लाइपेज, जिसको हम लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम भी कहते हैं। ये हाइड्रोलाइज करेगा और हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाएगा, तो फैटी एसिड एंड, तो फैटी एसिड प्लस क्या बन गया, ग्लिसरॉल, अभी मैंने आपको बताया था। और ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या होगा, तो ये इसको यूज कर लिया जाएगा, ये यूज किया जाएगा मसल्स के थ्रू, यानी बॉडी का जो मसल्स हैं वो मसल्स इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। पहली चीज, यानी जो मसल्स टिश्यू है वो इसको यूज करेगा इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, या तो ये कहां पे चला जाएगा, एडिपोज टिश्यू में। कहां पे जाएगा, एडिपोज टिश्यू में। ये एडिपोज टिश्यू क्या करेंगे, तो ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से ये फिर से क्या बनाएंगे, ये फिर से बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड, और जरूरत पड़ने पर इसको वापस से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बना सकते हैं। अब जो बचा यहां पर, अब फिर से जो काइलोमाइक्रोन बचा, उस काइलोमाइक्रोन को हम क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। तो देखिए टाइप अभी हम लोग डिस्कस किए थे वो आ रहा है क्या, और इस काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट में आप क्या देखोगे कि कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और ट्राइग्लिसराइड का कंसंट्रेशन कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो मैंने क्या बताया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हमने बाइल एसिड ने लिपिड को क्या किया, अब्जॉर्ब करके कहां पर ले गया, मेटाबॉलिज्म के लिए ब्लड वेसल्स के अंदर में, और वो किसके फॉर्म में लेकर के गया, तो आपको भी मालूम है कि ये फॉर्म अपना क्या है, तो ये फॉर्म है अपना काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन में क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कम है और ट्राइग्लिसराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। याद रखेंगे काइलोमाइक्रोन के अंदर में ट्राइग्लिसराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है बच्चों, और कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कम होता है। ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे, किसके मदद से हाइड्रोलाइज्ड होंगे, तो लाइपेज, या तो लिपोप्रोटीन लाइपेज भी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। इसने क्या किया, हाइड्रोलाइज किया ट्राइग्लिसराइड को, किसको हाइड्रोलाइज किया, ट्राइग्लिसराइड को। अभी मैंने लिखवाया था ना कि यहां पर क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करके हाइड्रोलाइज करता है किसको, ट्राइग्लिसराइड को, और क्या बनाता है, फैटी एसिड, और क्या बनाता है, ग्लिसरॉल। देखिए क्या बना, फैटी एसिड, क्या बना, ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को यूज कौन करेगा, मसल्स टिश्यू, कौन करेगा बच्चों, मसल्स टिश्यू करेंगे, और ये और साथ ही में कहां पर जाएंगे, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से क्या बनाएगा, ट्राइग्लिसरॉल, क्या बनाएगा, ट्राइग्लिसरॉल। और जरूरत पड़ने पर यहां पर लिपोलाइसिस होती है, क्या होती है, लिपोलाइसिस होती है, तो क्या बनाता है, ट्राइग्लिसरॉल, फिर से लिपोलाइसिस हो गया यानी लिपिड का ब्रेकडाउन, तो फिर से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। अब जो रेमिनेंट बचा, तो देखो ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का आपने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइजेशन। तो अब ट्राइग्लिसराइड यानी कि काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट में ट्राइग्लिसराइड क्या होगा, कम होगा,
डिक्रीज हो गया, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया ना, और यहां पर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया काइलोमाइक्रोन में। तो काइलोमाइक्रोन में ट्राइग्लिसराइड का कंसंट्रेशन कम होता है जबकि कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और काइलोमाइक्रोन रैमिनेंट में, और काइलोमाइक्रोन के अंदर में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है कि किसमें कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसमें ट्राइग्लिसराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और इसी कॉन्सेप्ट से आगे हम लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी हाइपोलिपोप्रोटीन, इसके अलावा अपन इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसी के ऊपर हम ड्रग को क्या करेंगे, फिर बाइंड कराएंगे, यानी कि ट्रीटमेंट अप्रोच देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।